नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। योर मनी में आज हम आपको आपके लक्ष्य के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करने की नायाब रणनीति बताएंगे, लेकिन वो क्या है विस्तार से शो पर करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं हाइलाइट्स के साथ। सुंदरम म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया सुंदरम ग्लोबल ब्रांड फंड। फॉरेन स्टॉक के एक्सपोजर से फंड के रिटर्न में कितना दम, विदेश में पढ़ाई जैसे लक्ष्य के लिए निवेश करें इस तरह के फंड में, बताएगा योर मनी। बाजार में कब अपनानी चाहिए एक मुश्त निवेश की रणनीति, लार्ज या मिड कैप फंड में किया जाए एक मुश्त निवेश, जानिए आज योर मनी से। और अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल डालिए लाइव फेसबुक पे, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालिए, हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। लेकिन चलिए यहाँ पर आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं मॉर्निंग स्टार के डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी धवल कपाड़िया। धवल, स्वागत है आपका। शो की शुरुआत करें उससे पहले एक अहम बात, सुंदरम म्यूचुअल फंड लेकर आया है विदेशी बाजार में निवेश करने का सुनहरा मौका। सुंदरम ग्लोबल ब्रांड फंड जो कि आज से खुला है, विदेश की टॉप 30 कंपनियों में निवेश करता है और महंगाई को मात देनी हुआ हो या रुपए में उतार चढ़ाव की कोई चिंता हो, फॉरेन इक्विटी के पोर्टफोलियो में होने से काफी हद तक आपको स्थिरता मिल जाती है। और इसी फंड पर हम विस्तार से बात करेंगे। सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सुनील जी योर मनी पर। साफ तौर से आपका जो ग्लोबल ब्रांड फंड है इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, इसके फीचर्स क्या है, इसकी खासियत क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये हमारे जो सिंगापुर में हमारी एक एएमसी है सुंदरम की, जहाँ पे हमने जून 2015 में इस ग्लोबल ब्रांड फंड को वहाँ से लॉन्च किया था, जो कि दुनिया के टॉप 30 ब्रांड जो है, जो एक रेटिंग एजेंसी जैसे इंटा ब्रांड, ऐसे बहुत से रेटिंग एजेंसी होती है, वो चुनते हैं कि कौन से बहुत बढ़िया ब्रांड है देश के यूनिवर्स के अंदर। तो उन 30 ब्रांड के स्टॉक मार्केट में जहाँ पे लिस्टिंग हो रही है उसमें हम निवेश कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया कि इंडिया में हमारे पास एक पुरानी फंड थी, उसको हमने रीपोजिशन किया है और वो आज से उस सिंगापुर वाले ग्लोबल ब्रांड फंड में अपने पैसे को निवेश करेगी, ताकि वो अल्टीमेटली आपको टॉप 30 ब्रांड्स की खरीदारी अपने रिटेल निवेशक इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं। तो एक मौका है इंडियन इन्वेस्टर को, जैसे दुनिया के जाने माने जो कंपनियां हैं जैसे एप्पल, गूगल, अमेजॉन, IBM, ऐसी कंपनियों की शेयर खरीदने के लिए उनको एक मौका है। बिल्कुल, यहाँ पर मौका तो है विदेशी बाजार में एक्सपोजर लेने का, लेकिन सुनील जी अब ये बताएं कि इस तरह के कैटेगरी के मौजूदा फंड्स जो बाजार में है उनसे आपका ये NFO कितना अलग है? देखिए बिल्कुल ये हटके से फंड है, ऐसी दूसरी कोई फंड नहीं है इंडियन बाजार में। वर्ल्ड के बाजार में शायद हो सकते हैं, पर इंडियन बाजार में किसी और फंड हाउस के साथ ऐसी फंड नहीं है। तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर के लिए कि ये किसी और फंड हाउस में उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है, खाली सुंदरम ही ये फंड लॉन्च कर रही है। तो ये यूनिक है क्योंकि दुनिया के वर्ल्ड के टॉप 30 स्टॉक्स अभी इंडिया में फंड मैनेजर बाहर के स्टॉक खरीद सकते हैं, मगर कि क्या कोई उसको स्टडी करके कंटिन्यूसली कौन सा स्टॉक खरीदे, कौन से बेचे, ये रखे, ये रिसर्च करने की उनके पास एक ताकत नहीं है। बट हमारे पास, क्योंकि हमारी सिंगापुर में हमारी एएमसी है जो इसको ट्रैक कर रही हैं, तो ये एक खासियत जो हमारे पास है, हम उसका एडवांटेज अपने डोमेस्टिक निवेशकों को लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, विदेशी बाजारों का फायदा यही होता है कि आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, जो भी हमारी ग्रोथ स्टोरी भारत में चल रही है उसके साथ साथ। लेकिन हर एएमसी की, सुनील जी, एक फिलॉसफी होती है। आपकी जो फिलॉसफी है एएमसी की, उसके जरिए इस फंड से क्या नयापन लाने की कोशिश की जा रही है? तो नयापन ये है कि जैसे आपको पता है नॉर्मली सुंदरम मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र में मानी जानी चीज़ है, राइट। हमारी मिड कैप फंड बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दे रही है। तो ये है एक्चुअली एक इंटरनेशनल लार्ज कैप। तो ये है एक नई चीज़ जो सुंदरम से एक इंटरनेशनल लार्ज कैप की स्टॉक फंड हम लॉन्च कर रहे हैं, वो एक खास चीज़ है। सेकेंड चीज़ मैं कहूँगा कि क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टॉक्स में निवेश कर रही है, जो भी रुपये में कुछ डिप्रिसिएशन होगा वो निवेशक के बेनिफिट में आएगी।
जैसे समझिए कि रुपी हर साल थोड़ी थोड़ी बहुत डिप्रिशिएशन कर रही है, तो उसका सीधा बेनिफिट इस पोर्टफोलियो में एनएवी के थ्रू अपने इंडियन निवेशकों को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन हर फंड का एक मैकेनिज्म होता है फंड के कामकाज कराने के पीछे और इसको ट्रैक करने के पीछे भी। तो इस फंड के पीछे किस तरह का ट्रैकिंग मैकेनिज्म काम कर रहा है? यस, वन इज दैट हम रेटिंग एजेंसीज में जो टॉप ब्रांड चुनते हैं उसके लिस्ट को स्टडी करेंगे। सेकेंड चीज़ क्या है कि उसमें जो टॉप 30 ब्रांड्स है उसमें से टॉप 10 ब्रांड को हम ज़्यादा वेटेज देंगे, 3, 3.5 से 5% तक। फिर नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट 10 स्टॉक्स जो आती है उसमें हम शायद 2 से 3% का वेटेज देंगे, और लास्ट 10 ब्रांड्स को में भी 1 से 2%। ऐसे हम क्या कर रहे हैं कि क्वालिटी के अंदर भी हम हायर क्वालिटी को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, तो वो एक खास चीज़ हम कर रहे हैं इसमें। एट द सेम टाइम अगर कोई इश्यूज, इसको कंटिन्यूसली हम ट्रैक करेंगे और किसी कंपनी में कोई इश्यूज आ गई तो उसको हटा के दूसरी कोई और कंपनी उसमें हम घुसा देंगे। तो ये एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म जो हम कर रहे हैं, जो एक वर्ल्ड की लीडिंग ब्रांड रेटिंग एजेंसी जैसे इंटरब्रांड, उनकी रिसर्च रिपोर्ट को लेकर फिर हमारी स्टडी को साथ जोड़कर हम इस स्टॉक प्रोफाइल को चेंज करेंगे। बस ज़्यादा कुछ चेंज हम उम्मीद नहीं करेंगे होगी, क्योंकि बाय एंड लार्ज टॉप 30 कंपनीज जो वर्ल्ड में हैं, नेचुरली उनकी फंडामेंटल्स बहुत साउंड होगी और बहुत स्ट्रांग होगी, और उनका मार्केट शेयर भी बहुत उम्दा और बढ़िया होगा। ऑलराइट, लेकिन देखिए हर किसी को एक फंड में निवेश करने के लिए एक लक्ष्य को बांधना जरूरी होता है। तो इस तरह के फंड्स में किस तरह के निवेशकों को किस तरह के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए सुनील जी? देखिए, इंटरनेशनल इक्विटीज में जाना तो रिस्की है, जैसे आप कह रहे हैं, मान लेते हैं, मगर एक चीज आप सोचिए ना, क्या हो रहा है कि आजकल मिडिल क्लास लोगों ना अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाई के लिए भेजने की एक ख्वाहिश रखते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे ही बाहर जाते हैं, मिडिल क्लास लोग आज बाहर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। अगर उसके लिए आपको प्लान करना है और सेव करना है, तो क्या होता है कि इंडिया में आप सेव करेंगे और रुपी सडनली वीकन हो गई तो आपका आधा सेविंग्स उसी में चला जाएगा और आपके पैसे काफ़ी शायद नहीं हो सकते हैं। तो इस फंड में अगर लॉन्ग टर्म एक 10 ईयर्स 15 ईयर्स, अगर आपकी बच्ची की उम्र आज 5 साल है, तो अगले 10 साल के लिए इस फंड में अगर आप SIP के थ्रू निवेश करेंगे तो आपके लिए क्या होगा कि ये बच्चे को बाहर देशों में पढ़ाई को भेजने के लिए ये बहुत अच्छा कॉर्पस बन सकता है। तो कोई भी निवेशक इसमें अपना, जिसकी लॉन्ग टर्म फ्यूचर है कि मैं अपने बच्चों की फ्यूचर एक बेहतर फ्यूचर में दिलवा सकूं, ऐसी एक उम्मीद रखते हुए वो निवेश बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें हाई रिस्क है तो नहीं करना चाहिए, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत बेनिफिट है। दूसरी चीज जो कह रहा हूं, जो इंटरनेशनल इक्विटीज में आप कह रहे हैं कि रिस्क है, मगर समझिए कि अगर टॉप 30 कंपनीज में आप निवेश कर रहे हैं तो नेचुरली आपका रिस्क कम होता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ दिस कंपनीज बहुत उम्दा होती है। और तीसरा चीज मैं कहूंगा कि ये एक्चुअली इवन इंडिया ग्रोथ स्टोरी को बेनिफिट आपको दिलवाएगी इस फंड में। कैसे, आप पूछिए। क्या मैं कह रहा हूं कि आप रोज देखिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं, आप एक मोबाइल फोन खरीदना हो तो जाके सैमसंग या एप्पल की मोबाइल फोन खरीदते हैं, और आप करते हैं कि अमेजोन में जाके खरीदारी करते हैं, मगर वो सब कंपनियां जिसका नाम हमने लिया है वो इंडिया स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। आप खरीदारी उनसे कर रहे हैं, मगर लाभ उसका अमेरिका में जा रहा है। तो इस फंड के थ्रू अगर आप वो स्टॉक को खरीदते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपको एक हेज बन जाता है। यानी जो ब्रांड आपको यहां पर अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही है, उसी ब्रांड की स्टॉक आप उधर जाके खरीद रहे हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक हेज हो गया आपको कि एक तरफ जो कंपनियां इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बेनिफिट उठा रही है मगर इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उन कंपनियों में आपको निवेश करने की एक उम्दा मौका मिल रहा है। तो मैं कहूंगा कि एक्चुअली ऑल इन्वेस्टर्स एक अलोकेशन जरूर, मैं कहूंगा कि 10 to 15% ऑफ द टोटल अलोकेशन इस फंड के अंदर कर सकते हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, समय निकालकर अपने फंड की खासियत हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे निवेशकों को, हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त आ गया है इस फंड को एनालाइज करने का, जो काम करेंगे धवल। धवल, स्वागत है आपका। जैसा कि हमने सुना सुनील जी की बातों से कि एंटायरली इंटरनेशनल इक्विटीज में होगा एक्सपोजर इस फंड का। अब क्योंकि हम अपने हमारी जो जागरूकता है देश में म्यूचुअल फंड में निवेश करने को लेकर वो ही इतनी कम है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब आप निवेश करने की बात करते हैं तो लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं। इस तरह के जब फंड्स लॉन्च होते हैं तो कैसे हम इन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें ताकि एक तो हमारा ये डर गायब हो जाए, दूसरा हमारे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी आ जाए। बिल्कुल।
इसमें तो जैसे आप दूसरे म्यूचुअल फंड्स में, जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स में उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट हो रहा है, आप जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, समझ लीजिए एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो सिमिलर वे से आप ये फंड में भी, ये टाइप के जो इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स है उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप एसआईपी के थ्रू ही बेहतर उसका रूट होगा। और जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो भी जो नॉर्मल इक्विटी के लिए जब हम कहते हैं 5 से 10 साल की होराइजन या टाइम पीरियड होना चाहिए आपके पास, तो सिमिलर टाइम पीरियड इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स के लिए भी अप्लाई होता है, लागू होता है। तो वो आप लंबा एक होराइजन रख सकते हैं इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर वो हिसाब से जो आपकी जो रिस्क है एसआईपी करने से वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप एक पॉइंट पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अलग अलग मार्केट लेवल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाता है, तो उससे थोड़ा जो रिस्क है वो कम हो जाता है। इसी के साथ एक अहम बात जो मेरे ख्याल से आपने भी कही और जो हमने सुनील जी से भी सुनी है, वो ये है कि हमारे बाजारों की जो चाल है उससे विपरीत विदेशी बाजार अगर चल रही है, अगर वहां पे बेहतर इकोनॉमीज परफॉर्म कर रही हैं, तो इसका फायदा आपके पोर्टफोलियो में साफ तौर से दिखाई देता है इस तरह के निवेश के जरिए। लेकिन अब सवाल ये है कि आपको कब इसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं या बाजार की चाल को समझते ही नहीं है, तो इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स को या इस तरह के एक्सपोजर वाले फंड्स को कितना शामिल करें पोर्टफोलियो? मेरे हिसाब से समझ लीजिए आपके पास कॉर्पस थोड़ा कम है और आप शुरुआत कर रहे हैं अभी इन्वेस्ट करने के लिए, जो एसआईपी का अमाउंट है वो थोड़ा कम है। तो फिर आप स्टार्टिंग में आप जो इंडियन फंड्स है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इंडियन मार्केट्स के थ्रू इंडियन लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप या मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो प्रीफर कर सकते हैं। थोड़ा आपका पोर्टफोलियो बढ़ गया, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस एक बार आ गया मार्केट्स में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर आप इंटरनेशनल फंड्स को पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति में कौन से ऐसे बाजार हैं जो आकर्षक हैं? हमारे हिसाब से तो अभी जो मेन रीजन समझ लीजिए है यूएस, यूरोप और एशिया पैसिफिक, ऐसे जो मेन रीजन्स हम जानते हैं, उनमें से आप देखेंगे तो पिछले 5 से 10 साल में यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। इनफैक्ट इंडियन मार्केट से भी थोड़ा बेहतर रहा है परफॉर्मेंस पिछले 5 से 10 साल में। लेकिन वो बेहतर होने से उनकी जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी बढ़ गई है, तो जो अट्रैक्टिवनेस है वो थोड़ी कम हो गई है। तो हमारे हिसाब से यूएस मार्केट को छोड़ के मतलब यूरोप और एशिया पैसिफिक में थोड़ा अट्रैक्टिवनेस बेटर है, क्योंकि ये मार्केट्स में परफॉर्मेंस इतना आया नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है। तो आप यूरोप या एशिया पैसिफिक के जो रीजन्स है उनमें जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं वो कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, सुनील जी ने अपनी बात में एक काफी अहम चीज कही, वो ये कही कि अगर आप अपनी लंबी अवधि के लक्ष्यों को अगर इस तरह के फंड से बांध लें तो आपको फायदा हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर से बच्चों की पढ़ाई का जिक्र किया है कि अगर आप विदेश में उनको पढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह के फंड्स के जरिए जो हमारे करेंसी में उतार चढ़ाव होता है, जो महंगाई हमारी बढ़ती है, उससे फायदा मिल पाएगा। ये अगर मैं आम भाषा में समझना चाहूँ तो ये क्या तर्क है? इसका जो मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ इसमें कि समझ लीजिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे फंड में, तो होता क्या है, आप तो इन्वेस्ट कर रहे हैं रुपीस में, जो इंडियन रुपीस है उसमें, लेकिन जो फंड है जो मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला है, समझ लीजिए यूएस में या यूरोप या और कहीं पे, तो उनको जो स्टॉक्स खरीदने हैं वो फॉरेन करेंसी में ही खरीदने होंगे। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी समझ लीजिए उन्होंने जो कन्वर्ट किया करेंसी रुपी से, समझ लीजिए डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे तो आज 72 रुपीस पर डॉलर के आसपास की रेट चल रही है, तो उन्होंने कन्वर्ट किया 72 रुपीस में $1 का उन्होंने शेयर लिया दूसरे मार्केट में, और 6 महीने में समझ लीजिए रुपी की जो वैल्यू है 72 से 75 हो गई। तो जब आप वो फंड का एनएवी देखेंगे तो वो सेम $1 जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू वो 72 के जगह पे 75 रुपीस आपको जो एनएवी रहेगी वो लेवल पे रहेगी। तो आपको ऑटोमेटिकली मैं कह सकता हूं कि वो करेंसी का बेनिफिट मिल सकता है। ऑफ कोर्स ये ध्यान में भी रखते हुए कि वहां के भी मार्केट का उतार चढ़ाव होता है, वहां पे भी वोलेटिलिटी होती है, तो वो भी एक थोड़ा ध्यान रखते हुए, लेकिन ये भी जरूरी है कि सब मार्केट्स एक साथ में नहीं चलते हैं, तो फिर उसका भी फायदा आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो देखिए कुल मिलाके इस तरह के फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में आपको शामिल करना चाहिए। आप भी यही सलाह देंगे? 5 से 10% तक का एक्सपोजर आप रख सकते हैं इसमें? आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये 15% तक भी जा सकता है। समझ लीजिए आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी कम है तो 5 से 10% सफिशिएंट होगा। थोड़ी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, आपका जो इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा है, तो फिर आप 15% तक भी जा सकते हैं। अच्छा, इस तरह के इतने सिमिलर फंड्स बाजार में है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये कंप्लीटली अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक्स को ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता
है। हमारे पास पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी से कुछ फंड्स हैं जो कि इंडियन इक्विटीज के साथ साथ इंटरनेशनल इक्विटीज को भी मिक्स करके आपको एक्सपोजर देते हैं, लेकिन ओनली इंटरनेशनल इक्विटी वाले कौन से फंड्स हैं जो शायद बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? ये एक एनएफओ है, तो एनएफओ पे हम कितना विश्वास करें, वो भी एक सवाल है। एनएफओ तो है ही इंडिया के लिए, मतलब यहाँ पे अभी लॉन्च कर रहे हैं वो, लेकिन जो अंडरलाइंग फंड है वो ऑलरेडी सिंगापुर में वो रन कर रहे हैं, और उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी अलग है, वो टॉप 30 ब्रांड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको समझ लीजिए और डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी चाहिए या और कोई तरीके की जो रीजन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी चाहिए, तो फिर वैसे काफी सारे फंड है, 35 से 40 इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स इंडिया में अवेलेबल है। तो आपको समझ लीजिए सिर्फ यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वैसे टाइप के फंड्स है, या यूरोप में या एशिया पैसिफिक या और भी रीजनल फंड्स भी है, तो आप उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर अगर इंटरनेशनल इक्विटीज में आपको एक्सपोजर चाहिए तो इस तरह के फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत सारे दर्शक इंटरनेशनल फंड्स में निवेश की प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, टैक्स इम्प्लीकेशंस को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। एक एक करके सभी के सवालों का जवाब। मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आपने अपना सवाल योर मनी को भेजा है। आपको म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश करना है, उसमें भी आप पूछ रहे हैं कि लार्ज या मिड कैप, किस तरह के फंड में आपको निवेश की रणनीति बनानी चाहिए, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो क्या ये सही समय है क्या अभी इन्वेस्ट करने का, जब मार्केट इतना अप है? आपका निवेश का उद्देश्य क्या है? मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है और मैं 7 से 8 साल के लिए निवेश करना चाहता हूँ। कितना निवेश करेंगे आप? करीब 5 लाख रुपए। करीब 5 लाख रुपए आपको निवेश करने हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या बाजार को टाइम कर पाते हैं धवल? नहीं, बिल्कुल नहीं। काफ़ी लोग सोचते हैं, कोशिश करते ज़रूर है, लेकिन टाइम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए नॉर्मली हम रेकमेंड करते हैं कि आप आपका इन्वेस्टमेंट स्टैगर कर दीजिए, पर्टिकुलरली ऐसे जो सिनेरियो है, जैसे उन्होंने भी कहा, मार्केट एटलीस्ट जो लार्ज कैप्स है वो थोड़े पीक लेवल पे या मतलब काफ़ी हाई लेवल पे है, उनकी वैल्यूएशंस काफ़ी सारे स्टॉक्स की थोड़ी ज़्यादा है, तो वो हिसाब से मेरे हिसाब से लमसम के बावजूद वो अपने इन्वेस्टमेंट एसटीपी के थ्रू स्टैगर कर सकते हैं। 12 से 18 महीने के पीरियड पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। ऑलराइट, किस तरह के फंड्स में आपको लगता है कि इन्हें निवेश की रणनीति अपनानी चाहिए? आप कह रहे हैं कि ये एसटीपी के जरिए निवेश कर लें। क्या ये किसी लिक्विड फंड में जाएं सबसे पहले, उसके बाद वहां से 5 लाख रुपए का जिस भी प्रपोर्शन में इनको निवेश करना है वो कर सकते हैं, लेकिन इनका फंड मिक्स कैसे होना चाहिए, इनका इक्विटी में ही एलोकेशन कितना होना चाहिए? 7 से 8 साल का समय तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो समय के हिसाब से उनकी जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसके हिसाब से वो करीबन 60 to 70% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें से 60 to 70% में से मैं लार्ज कैप को करीबन 50 to 55% एलोकेट करूंगा, जो 10 to 15% मिड कैप में, और बाकी के जो 5% है वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, वो स्टैगर्ड वे के थ्रू एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट सॉर्ट कर सकते हो। जो फंड्स आइडेंटिफाई किए इक्विटी में, उन्हीं फंड हाउस के लिक्विड फंड जो है उसमें जो कॉर्पस है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें से फिर 5 लाख का प्रपोर्शन कैसे जाना चाहिए? जैसे मैंने कहा, अबाउट 5 लाख में से अबाउट समझ लीजिए 30 to 40%, मतलब करीबन आई वुड से अबाउट 3-3.5 लाख रुपए वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें से जैसे मैंने कहा अबाउट 60-65% वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाकी का मिड और स्मॉल कैप में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सुधांशु? हाँ। ओके, तो आपको इस तरह से अपना एलोकेशन शुरू करना है अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन देखिए, बाजार को आप टाइम करने की कोशिश ना करें। 5 लाख रुपए आपके पास एकमुश्त रकम है, उसे आप जितना जल्दी हो सके निवेश करें, और 7 से 8 साल के बाद आपको ये पैसे जिस भी लक्ष्यों के लिए ज़रूरी हो आपको लगे, उसमें महंगाई को काउंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसे आप इन्फ्लेशन जरूर काउंट कीजिएगा उसमें। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा अपने लक्ष्यों को आंकने से पहले या तय करने से पहले। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे अगर आपको अपनी पढ़ाई का सपना पूरा करना है तो आपको लोन लेना चाहिए, या अगर आपके पास थोड़ा सा समय है कोर्स शुरू करने में तो आप कैसे। चलिए, शो का आखिरी पड़ाव, और ऐसे में नैरोबी से हमारे एक दर्शक हैं प्रवीण बजाज, माफ कीजिएगा, जो अपना सवाल हमसे पूछ रहे हैं। नमस्कार प्रवीण, कैसे हैं आप? फाइन, आई एम ओके, थैंक्स फॉर गिविंग मी चांस टू आस्क क्वेश्चन। जी बिल्कुल, पूछिए। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे अपने इन्वेस्ट फॉर माय सन, मेरे को देयर आर 2 इश्यूज, वन सेफ्टी व्हिच आई नीड आफ्टर 5 years to 10 years,
फंड की सेफ्टी भी जरूरी है और साथ साथ इट शुड बीट करेंसी डिवैल्यूएशन। ओके, के लिए जो ठीक है, मुझे बताइए कि आप कितना निवेश कर पाएंगे अगर मैं 10 इयर्स का टाइम होराइजन पकड़ के चलूं, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा प्रवीण? टोटल रिक्वायरमेंट इज $250,000। आई कैन इन्वेस्ट एनी अमाउंट, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए ठीक है, आपको बताते हैं क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। क्या इसके अलावा आपकी कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है? Yeah, there are mutual funds which I am investing in the liquid, this large cap fund mainly. तो उनमें कितना अमाउंट होगा अभी? उनमें there are, it's about 50 lakhs rupees. more than that, even 50 lakhs. ऑलराइट, चलिए इनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए अपने बेटे की पढ़ाई के लिए? हाँ, उनके पास जो इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो उन्होंने कहा जैसे 5 से 10 साल के लिए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक और अहम चीज उन्होंने कही कि वो रिस्क ज्यादा लेना नहीं चाहते हैं। Exactly, तो मेरे हिसाब से फिर 70 to 80% उनकी रिस्क एपेटाइट शायद कम होगी, तो 70 to 80% वो डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी का जो 10 to 20% है वो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमें ये भी जानकारी नहीं है कि जो वो प्लान कर रहे हैं अपने सन के एजुकेशन के लिए, वो इंडिया में करना चाहते हैं या और कहीं करना चाहते हैं। प्रवीण, कहाँ पे आप सोच रहे हैं कि आपके बेटे की पढ़ाई होनी चाहिए? Overseas, that is the reason I am explaining कि outside India, so requirement is $250,000. अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ, तो आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर जो इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स जिसकी हमने बात करी पहले, उसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत जो है, और वापस SIP के रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीनों जोग्राफीज में, US, यूरोप और एशिया पैसिफिक में 40% US में, 40 यूरोप में और 20% एशिया पैसिफिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो इक्विटी पोर्टफोलियो है उनका जो ब्रेकअप वो कर सकते हैं इंटरनेशनल इक्विटी में एलोकेशन जो करना है। ऑलराइट, ICICI Pru, US ब्लू चिप इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया, फीडर, पैन यूरो इक्विटी और फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है। अपने बेटे की पढ़ाई का सपना आप इन फंड्स में निवेश के जरिए पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक ही सवाल मैं ले पाऊंगी बिकॉज समय लगभग खत्म हो चुका है। चिंतन सांघवी हमारे फेसबुक के दर्शक है, HDFC टॉप 100 में क्या 5 साल के लिए निवेशित रहना चाहिए? बिल्कुल रह सकते हैं। ये जो फंड है काफ़ी पुराना फंड है, जो मैनेजर है वो भी काफ़ी समय से फंड मैनेज कर रहे हैं, तो जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बार बीच में हम देखते थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है वो फंड में, जो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन उनका जो प्रोसेस है, उनकी जो स्टाइल है इन्वेस्टमेंट करने मैनेज करने के लिए, वो काफ़ी बढ़िया है। तो मतलब वो बने रह सकते हैं, बने रह सकते हैं। चलिए, बहुत सारे फेसबुक के सवाल आज हम नहीं ले पाए हैं, लेकिन इन तमाम सवालों को हम आगे चल के पेशकश में शामिल करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धवल शो पे आने के लिए। योर मनी में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहें। ट्वीट करें, ईमेल करें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालें। नमस्कार।